हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 का पार्ट बी में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से संचालित कर रहा है और किन किन योजनाओं के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो द्वारा जो महिला स्वास्थ्य के मानकों को देखा जाए तो बहुत ही खराब है और निचले स्तर की मानी जाती हैं, जिनको देखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनसे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और शिशु मृत्यु दर को भी कम किया जा सके, इसके साथ ही कुपोषण से बचाया जा सके। तो इन सभी लक्ष्यों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पहला योजना चलाया गया था वो है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। यह योजना 12 मई 2006 को संस्थागत प्रसव को बढ़ाने तथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। क्योंकि 2006 से पहले जो संस्थागत प्रसव थे या जो हॉस्पिटल या अस्पताल में जो प्रसव के केसेस थे या फिर जो आंकड़े थे वो बहुत ही कम थे। इससे पहले घर में ही प्रसव कराया जाता था, जिसके वजह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा बढ़ने की संख्या प्राप्त होती थी, जिसको कमी करने के लिए उनके मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया था 12 मई 2006 को। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो सभी बीपीएल महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था। मतलब जो कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं वो सभी इस योजना से लाभ ले सकते हैं और उनको संस्थागत प्रसव में सरकार अपनी हिस्सेदारी या उन्हें मदद करेगी। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान किया गया था सरकार के द्वारा, जैसे कि मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव आप करा सकते हैं, जहां पे सरकार जिसको एफिल्ड किया है। इसके अलावा सर्जरी द्वारा प्रसव की स्थिति में 1,000 की छूट दी जाएगी अगर निजी अस्पताल में आप कराते हैं तो प्रसव। इसके अलावा 1,000 रुपये की नगद सहायता राशि अगर प्रसव शासकीय अस्पताल में होता है, मतलब बच्चे का जन्म अगर शासकीय अस्पताल में होता है तो आपको 1,000 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रसव के दौरान मृत्यु की स्थिति में 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। क्योंकि ये एक बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत अगर प्रसव के दौरान किसी भी तरह से मातृ या शिशु मृत्यु के कारण बनता है तो उसे 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो दूसरा योजना चलाया गया था वो है जननी सुरक्षा योजना। इसका जो उद्देश्य था वो है सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करना। और इसके अलावा इसमें जो पात्र हैं, पात्रता कौन कौन रखते हैं, तो समस्त गर्भवती महिलाएं प्रसव पश्चात इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता रखती हैं। ठीक है। और इसमें जो लाभ है वो है शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को 1,000 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को 1,400 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए प्रेरक राशि 400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रेरक राशि 600 रुपये। मतलब जो आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो प्रसव के लिए महिलाओं को शहरों मतलब हॉस्पिटल तक लाते हैं, उन्हें शहरी क्षेत्र में 400 रुपये दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में 600 रुपये। ऐसे ही जो महिलाएं अगर अस्पताल में प्रसव कराती हैं तो उन्हें 1,400 रुपये का लाभ दिया जाएगा, एक सहायता राशि दिया जाएगा। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में उन्हें 1,000 रुपये दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1,400 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। घर में प्रसव होने की स्थिति में बीपीएल परिवार की महिला को 500 रुपये की एक सहायता राशि दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रिपोर्ट करना पड़ेगा या आशा कार्यकर्ता को, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे की पोषित और उसके स्वस्थ होने की जानकारी सरकार तक पहुंचाया जा सके। जो दूसरा योजना है, मतलब नेक्स्ट योजना है, वो है जननी एक्सप्रेस योजना, जिसका बहुत ज़्यादा लाभ अभी मध्य प्रदेश सरकार मतलब मध्य प्रदेश में देखा जाता है और एक बहुत ही अच्छा योजना है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु बीमार बच्चों को स्वास्थ्य संस्थाओं तक निःशुल्क पहुंचाना और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। जननी एक्सप्रेस वाहनों के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग हेतु इसमें जीपीएस फिटिंग की गई है। यह एक अच्छा कदम है, जिसके द्वारा ये देखा जा सकता है कि जननी एक्सप्रेस कितनी देर पे गर्भवती महिलाओं या बीमार बच्चों तक या शिशुओं तक अपनी सेवा पहुंचा सकता है और कितनी देर में वह उसे अस्पताल में पहुंचाने के लिए योग्य है। इसके अलावा इसमें जो पात्रता रखते हैं वो है समस्त गर्भवती महिलाएं, प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात तथा बीमार नवजात शिशु जो 1 माह की उम्र तक इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है। तो ये किसकी पात्रता है, कंडीशन है, जिसके अंतर्गत ही आपको जननी एक्सप्रेस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना किस तरह से काम करता है, तो ये योजना करता है लाभ का स्वरूप मतलब
सभी जिलों में कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस की उपलब्धता है। सभी जिलों में कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस की उपलब्धता कराई गई है। कॉल सेंटर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उस महिला से संबंध रखता हो या नहीं रखता हो, कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने की सूचना दे सकता है। कॉल सेंटर में संबंधित महिला के निवास का पता लिया जाता है, जिसके बाद निवास के नज़दीक स्थित वाहन को पहुंचने के लिए निर्देशित कर दिया जाता है और वह वाहन उसी टाइम वहां पर पहुंच जाता है। जो इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब 108 सेवा है, वो औसतन 19 मिनट में तथा कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस वाहन 30 से 60 मिनट में संबंधित महिला को उपलब्ध करा दिया जाता है। ये सरकार द्वारा फिक्स कर दिया गया है कि अगर इमरजेंसी सर्विस है तो 108 19 मिनट में महिला को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा अगर वो नॉर्मल कॉल सेंटर से उसे बुलाया गया तो 30 से 60 मिनट के अंतर्गत जननी एक्सप्रेस उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रकार संबंधित गर्भवती महिला, बीमार नवजात शिशु तथा गंभीर कुपोषित बच्चों की आवश्यकता पड़ने पर तत्काल परिवहन सुविधा मिलने से आकस्मिकता की स्थिति में उनकी जान बचाई जा सकती है। मतलब जो पहले परिवहन सुविधा न होने की वजह से अस्पताल पहुंचने में जो परेशानियां होती थी, और इन्हीं परेशानियों की वजह से काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, या फिर काफ़ी महिला जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी दम तोड़ देती थी अस्पताल पहुंचने से पहले ही, जिन्हें रोका जा सकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की जो अगली योजना है वो है जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसका जो उद्देश्य है वो है शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु जन्म के 30 दिवस के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। कुल मिला के गर्भवती महिला और 1 माह तक के जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना इनका प्रमुख लक्ष्य है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, जैसे कि नाम है जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि आपको गर्भवती महिला और जन्म के 30 दिन तक शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। सरकार की ये जिम्मेदारी है इस योजना के तहत। इसमें पात्रता कौन रखेंगे? समस्त गर्भवती महिलाएं एवं 1 माह तक के बीमार नवजात शिशु, ठीक है। और उसमें क्या होगा? निःशुल्क प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन हेतु 300 रुपये प्रति सामान्य प्रसव तथा 1600 रुपये प्रति सिजेरियन ऑपरेशन के मानदेय राशि जिला RCH कार्य योजना से स्वीकृत की जाएगी। तो जितने भी इसमें निःशुल्क प्रसव के साथ साथ जो सिजेरियन ऑपरेशन होंगे, तो निःशुल्क में जो प्रसव होगा उसमें 300 रुपये और सामान्य प्रसव में 300 रुपये और 1600 रुपये जो सिजेरियन या ऑपरेशन के द्वारा जो प्रसव होते हैं उन्हें 1600 रुपये सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला जो योजना है, मतलब इसमें अगले जो प्रावधान है वो है निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला की जाँचें। जितने भी जाँचें होंगी वो प्रयोगशाला में सारी जाँचें सरकार द्वारा निःशुल्क कराई जाएंगी, चाहे वो हीमोग्लोबिन की हो, यूरिन की हो, ब्लड ग्रुपिंग की हो आदि सभी जो नॉर्मल जाँच होती हैं, सामान्य जाँच जो होती हैं वो निःशुल्क कराई जाएंगी और सरकार के द्वारा कराई जाएंगी। इसके अलावा सोनोग्राफी हेतु 200 रुपये प्रति महिला दिया जाएगा और यही कार्य योजना के तहत इनको राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा निःशुल्क भोजन 30 रुपये प्रति महिला प्रतिदिन के मान से समान प्रसव में 2 दिन और सिजेरियन में 7 दिन तक सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। और ये भोजन किस तरह दिया जाएगा? ये भोजन आहार तालिका में जो भी उपलब्ध है उसके अनुसार इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क रक्त व्यवस्था भी कराया जाएगा। 300 रुपये प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मान से राशि उपलब्ध होगी। ये भी सरकार का ही उत्तरदायित्व है और ये सारी उत्तरदायित्व है सरकार के किस किस योजना के तहत? तो जननी शिशु सुरक्षा योजना। और ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है जो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु जो 1 माह तक के नवजात शिशु हैं उनको ये योजना उपलब्ध कराई जाएगी और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो है निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। वो इसी योजना के अंतर्गत है, निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है निवास स्थान तक, निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा दिया जाएगा। मतलब आप जहाँ हैं वहाँ से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो इस निःशुल्क परिवहन सुविधा के तहत आपको निवास स्थान से अस्पताल तक सरकार आपको निःशुल्क वाहन प्रोवाइड करेगी, एम्बुलेंस देगी। इसके अनुसार आवश्यकता अनुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफर भी करेगी। अगर आपकी स्थिति खराब है या जिस उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में आप इलाज के लिए जाते हैं वहाँ आपके इलाज होने में परेशानी आ रही है, आपकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, तो आपको आगे रेफ़र किया जाएगा। डिस्चार्ज पश्चात स्वास्थ्य संस्था से निवास तक आपको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रसव पूर्व तृतीय अथवा चतुर्थ जाँच शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सा द्वारा करने हेतु आकस्मिकता की स्थिति में निवास से चिकित्सा तक रेफरल परिवहन की आवश्यकता होगी तो वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। तो ये है निःशुल्क परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिनमें से जैसे महिला परिवार का
और बच्चे भविष्य का आधार है, इसलिए इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं। तो पहले केंद्र सरकार की योजना देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार की जो पहली योजना है वो है शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। ये कब शुरू किया गया था? 1991 में। इसके अलावा समन्वित बाल विकास योजना 1975 में शुरू किया गया था। ये भी केंद्र सरकार की योजना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है, 1962-65 में शुरू किया गया था। विशेष पोषण कार्यक्रम 1970 में किया गया था। इसके अलावा किशोरी शक्ति योजना 2005-06 में किया गया था। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना 2010 में और जननी सुरक्षा योजना 2005 में। ये सारी योजना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इन योजनाओं से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा ये योजना भी पूछ ली जाती है कि केंद्र सरकार की कोई 3 योजना बताएं, और 3 नंबर में पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो योजना है उनके बारे में, महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चलाया गया था 2004 में। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसके अलावा प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना, विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। इसके अलावा बाल शक्ति योजना। तो ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की अलग हैं, राज्य सरकार की अलग हैं, तो इनको अलग अलग नाम, एटलीस्ट नाम इसका याद होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है 3 नंबर में। तो आपको 3 योजनाएं आनी चाहिए राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की लिखने के लिए। इसके अलावा इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है स्वास्थ्य किसी भी परिवार, समुदाय व राष्ट्र की उन्नति व खुशहाली का आधार है। इस संबंध में उपचारात्मक एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु भारत में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित है। अतः इस संबंध में शीघ्र ही समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य भी समावेशी विकास का एक भाग है। भारत सरकार का जो लक्ष्य है आगे 2024 तक, वो है समावेशी विकास को बढ़ाना, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना। तो ये जब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति नहीं करेगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, तो आधारभूत संरचनाओं को सुधार नहीं होगा, तो बेहतर मानव संसाधन भी नहीं बनाया जा सकता, और इसकी वजह से हमें अपने जो विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता होगी। मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा समस्या है, और सबसे बड़ी जो समस्या है मध्य प्रदेश में देखा जाता है वो मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य के, जो महिलाओं के स्वास्थ्य है और शिशु स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इसके आंकड़े खराब है। तो अगर भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, तो शिशु स्वास्थ्य की स्थिति सबसे खराब है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जो शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। 2017 में मृत्यु दर 47 था, और 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग में 65 है जो शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। इसके अलावा जो मातृ मृत्यु दर है वो 2017 में 173 था, जो भारत में 13वां क्रम पर है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की शिशु स्वास्थ्य या मातृ स्वास्थ्य कितनी खराब है। शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। मतलब अब जो अपन डिस्कस करेंगे कि क्यों मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। जो पहला कारण है शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं में, यह शिशु स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संस्थागत प्रसव कक्षों की कमी। मतलब अभी भी उतने कक्ष उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ जिनमें संस्थागत प्रसव को पूर्ण रूप से 100% प्राप्त किया जा सके। सामुदायिक केंद्र में प्रसव कक्ष की उपलब्धता बहुत ही कम है। 2004 के आंकड़ों को माने तो 17.7% कक्ष उपलब्ध थे प्रसव के लिए। तो इससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बढ़ती है, क्योंकि संस्थागत प्रसव का ना होना एक प्रमुख कारण यही है कि प्रसव कक्षों की कमी। दूसरा, एनीमिया रक्त अलापता की स्थिति बताता है। मध्य प्रदेश का रक्त अलापता के मामले में बिहार के बाद दूसरा स्थान है, तो ये भी बहुत बुरी स्थिति में है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में 4 में से 3 बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं, मतलब 75% बच्चे कहीं ना कहीं एनीमिया से ग्रसित हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और कारण है जो कि शिशु स्वास्थ्य को बढ़ाता है, शिशु स्वास्थ्य की स्थिति को और ज़्यादा ख़राब करता है। इसके अलावा जो पूर्ण टीकाकरण का अभाव है, मतलब अभी भी WHO के अनुसार 12 माह तक के शिशु को सभी प्राथमिक टीके लग जाना चाहिए, लेकिन NFHS की जो रिपोर्ट आई थी 4 भारत सरकार की, अभी 5वीं जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, सर्वे शुरू है। तो इसके अनुसार भी अभी जो 4 आई थी उसके अनुसार सिर्फ 62% बच्चों तक ही टीकाकरण पहुंच पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा जो अगला कारण है वो है उपयुक्त पोषण आहार की कमी।
भारत सरकार की रिपोर्ट थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के महज 50% बच्चे ही आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं। मतलब 50% बच्चों तक ही जो भारत सरकार की योजना चलाई जा रही है वो पहुंच पा रही हैं, उससे ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार देने का भी प्रावधान है, लेकिन यहाँ केवल 31% गर्भवती महिलाएं ही इस योजना का लाभ सकती हैं। जितने भी पोषण के कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो बच्चों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, और जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसमें जो हमारे संस्था हैं, इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, और ग्रामीण जागरूकता की कमी, और इसके अलावा सामुदायिक रूप से भी पोषण कार्यक्रमों को उतना सही नहीं माना जाता। इसके अलावा प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी। मध्य प्रदेश में सामुदायिक व जिला स्तर के अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी भी गिरती स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख कारण है। मतलब अभी भी जो डॉक्टरों की कमी तो मध्य प्रदेश में है ही, इसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो भी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह ये प्रॉब्लम और ये परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। तो जितने भी अपन ने ऊपर कारण देखे शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं से, उनके विश्लेषण करें तो ये अपन कह सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य से संबंधित संस्थागत एवं संरचनात्मक दोनों ही सुविधाओं का अभाव है। इस संबंध में व्यापक नीतिगत प्रयास लिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अगर नीतिगत प्रयास नहीं किए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। MBBS सिलेबस में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें अगला टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले जो आता है वो है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना, MPW योजना, जो भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था 1974 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ही ग्रामीण सेवाओं को अभी भी चलाया जा रहा है। तो इसका जो एम था, उद्देश्य था, वो एक उद्देशीय कार्यक्रमों को समन्वित बहुउद्देशीय बनाना। मतलब एक ही आदमी के द्वारा कई तरह के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित करना। तो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन 50,000 जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला नियुक्त किया गया है, जिन पर निम्न कार्य का दायित्व होता है। मतलब जितने भी कार्य हैं उनके MPW के, वो इसके बाद उन्हें निर्धारित कर दिया जाता है प्रशिक्षण दे के। तो MPW जो पुरुष होगा और महिला अलग अलग कार्य बांटे हैं। तो MPW जो पुरुष है उसके क्या क्या कार्य होंगे। तो अगर मलेरिया की स्थिति होती है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बुखार का पता लगाएगा, और उसका एक प्रमुख कार्य होगा कि बुखार का पता लगाना। इसके अलावा सभी बुखार के मामलों के रक्त की मोटी और पतली परत बनाकर उन्हें कहाँ स्वास्थ्य केंद्रों तक भेजना, स्लाइडों को प्रयोगशाला में भेजना। मलेरिया की स्थिति में, बुखार की स्थिति में बुखार के सभी मामलों को संभावित उपचार देना। जो भी उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है वो संभावित उपचार वो करेंगे। इसके अलावा रक्त फिल्म की जांच के परिणामों को स्वास्थ्य सहायक पुरुष के पास उपचार हेतु भेजना। जितने भी वो ब्लड सैंपल लेता है या फिर रक्त के जितने भी वो सैंपल लेता है उनकी जांच हेतु वो पुरुष सहायक, जो स्वास्थ्य सहायक होता है, वहाँ तक भेजेगा और उसके जो भी परिणाम आएंगे उससे अवगत कराएगा। घरों में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव, लार्वानाशी के उपाय, और इसके अलावा प्रशिक्षण भी बताएगा कि मलेरिया कैसे रोकथाम किया जा सकता है। उसके लिए समुदाय को शिक्षित करना और समुदाय को प्रशिक्षित करके इन मामलों को रोकथाम करना। दूसरा जो MPW का कार्य है वो है संचारी रोगों के बारे में, वो उसको क्या प्रशिक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा और उसका दायित्व क्या है। तो घरों का दौरा करेगा सबसे पहले तो। फिर इसके बाद हैजा, प्लेग, पोलियो और लगातार ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों या लंबे समय से हो रही खांसी या थूक में खून आना जैसे अधिसूचित रोगों के मामलों को पता लगाना, और स्वास्थ्य सहायक पुरुष और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनके बारे में सूचना देना। ये इसका प्रमुख कार्य होगा। अगर संचारणीय रोगों का पता लगता है या फिर जितने भी संचारी रोगों के बारे में पता चलता है उन्हें तुरंत से या बहुत जल्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवगत कराना, तथा उसके बारे में जो भी प्रिकॉशन लेने हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना और लोगों को अवगत कराना। इसके अलावा स्वास्थ्य सहायक पुरुष को पहुंचने तक नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना। मतलब जब तक मेडिकल टीम नहीं पहुंच पाती, जो ग्रामीण मेडिकल टीम है वो नहीं पहुंच पाता है या फिर स्वास्थ्य सहायक नहीं पहुंच पाता, तब तक आपको जो प्रशिक्षण में बताया गया है नियंत्रण के उसके उपाय वो करना है आपको। इसके अलावा क्षय रोग सहित संचारी रोगों संबंधी नियंत्रण और निरोधक उपाय की महत्ता के बारे में लोगों को शिक्षित करना, इसके बारे इनके महत्व के बारे में बताना। और स्वास्थ्य सहायक पुरुष को लवारिस कुत्तों की उपस्थिति की भी रिपोर्ट करना है। जो संचारी रोग हैं उनमें लवारिस कुत्तों को बारे में भी जो MPW है वो स्वास्थ्य सहायक को बताएगा कि क्षेत्र में कितने लवारिस कुत्ते हैं या फिर किस तरह की स्थिति है। तो भी संचारी रोगों के रोकथाम के लिए जो ग्रामीण स्वास्थ्य है या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अंतर्गत MPW का कार्य है।
अगला जो कार्य है वो है पर्यावरणीय स्वच्छता। नियमित रूप से कुओं सहित जल स्रोतों को क्लोरीन करना, मतलब क्लोरीन का छिड़काव करना नियमित रूप से कुओं में और जल स्रोतों में। इसके अलावा समुदाय को तरल अपशिष्टों को निपटने की विधि, ठोस अपशिष्टों के निपटान की विधि, गृह स्वच्छता, सैनिटरी प्रकार के शौचालयों का प्रयोग, धुआं रहित चूल्हों को बनाना और प्रयोग संबंधी शिक्षा प्रदान करना। कुल मिला के जागरूकता फैलाना स्वच्छता के प्रति। जितने भी स्वच्छता, चाहे वो कचरों के निपटान के लिए हो या फिर घरों के आसपास जो गंदगी या पानी रुकता है उनके निपटान के लिए हो, या फिर सैनिटरी प्रकार के शौचालयों का उपयोग और धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग। अभी तो उज्ज्वला योजना आया है तो उसका प्रमोशन किया जा रहा है कि आप गैस में ही खाना पकाएं, जिससे कि धुआं नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बीमारियों से, जो श्वसन संबंधी बीमारियां, अन्य बीमारियां हो जाती थी महिलाओं को, उनसे बचाया जा सके। इसके अलावा जो कार्य हैं एमपीडब्ल्यू के वो है टीकाकरण। टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में। टीका सभी बच्चों को डीपीडी, बीसीजी, खसरे और ओरल पोलियो का टीका देना, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये महिला का भी काम है। इसके अलावा स्कूल टीकाकरण कार्यक्रम को स्वास्थ्य सहायक की सहायता करना। अगर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है तो जो स्वास्थ्य सहायक आ रहे हैं सरकार के द्वारा, उनको सहायता प्रदान करना। इसके अलावा समुदाय के लोगों को विभिन्न संचारी रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। इसके अलावा प्रशिक्षण प्रदान करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल की सहायता से दाइयों के लिए प्रशिक्षण का आयोजित करना। जितने भी दाई नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा, उन्हें प्रशिक्षण देना तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि वो आसपास की महिलाओं को जागरूक कर सकें और संस्थागत प्रसव, इसके अलावा शिशु स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान दे सकें। एमपीडब्ल्यू के जो अलग मतलब अगला कार्य है वो है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पुरुष है उसकी सहायता से प्रत्येक उपकेंद्रों में साप्ताहिक मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य क्लिनिकल संचालित किया जाएगा, और इसके बारे में गांव में या फिर जो भी कस्बा है वहाँ पर इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि वो स्थान कहाँ है, क्लिनिक कहाँ संचालित किया जाएगा और कितने से कितने टाइम में संचालित होगा। ये काम भी एमपीडब्ल्यू का ही होगा और वो हर घर या हर कॉलोनी में जाकर इस बारे में सूचित करेगा। इसके अलावा है परिवार कल्याण। तो साप्ताहिक मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुलावे पर प्रतिक्रिया देना, साप्ताहिक कल्याण क्लिनिक संचालित करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, चिकित्सा गर्भपात की सेवाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं ये सूचना प्राप्त करना, गर्भ निरोधक के विवरण तथा उनके उपयोग के बारे में भी सूचित करना, और जो डिपो धारक हैं उन्हें प्रशिक्षण देना। ये सारे काम एमपीडब्ल्यू के अंतर्गत किए जाएंगे। इसके अलावा पोषण, जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण के मामलों का पता लगाना और अनिवार्य उपचार व सलाह देना तथा गंभीर मामले जो होंगे उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना तथा उनके उपचार और उनके पोषण के लिए कार्य करना। प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार करना, दुर्घटनाओं और आपातकाल में प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा। इसके अलावा क्षमता से बाहर के मामलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी अस्पताल में भेजना। अगर एमपीडब्ल्यू या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती और बीमारी का इलाज नहीं हो पाता तो जो भी स्वास्थ्य केंद्र, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ जल्द से जल्द उसे भेजना और नज़दीकी अस्पताल तक संपर्क करना। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की सहायता से शैक्षिक कार्यकलाप, परिवार नियोजन, पोषण और टीकाकरण कार्यान्वित करना है। नेताओं के साथ समूह बैठक करना तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए संदेश प्रेषित करने में उन्हें सम्मिलित करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के महिलाओं, मंडलों, अध्यापकों और महिलाओं से संगठित करना है। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जो एक ग्राम है, एक ग्राम सभा है, इसके अलावा जो कस्बे बने हुए हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ों को अलग से उनके बारे में प्रशिक्षण देना तथा सहायता उपलब्ध कराना, ये भी एमपीडब्ल्यू का कार्य होगा। तो जो एमपीडब्ल्यू पुरुष होगा, मतलब बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष जो है, उसके कौन कौन से कार्य हो गए, तो वो सबसे पहले मलेरिया के रोकथाम के लिए कार्य करेगा, संचारीय रोगों के रोकथाम के लिए काम करेगा। इसके अलावा पोषण, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण मतलब स्वच्छता के बारे में भी ध्यान देगा। टीकाकरण, प्रशिक्षण, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ये सारे पॉइंट हैं। अगर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना पूछा जाता है तो 6 नंबर में पूछा जाता है तब तो आप इन सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखना है, लेकिन अगर ये 15 नंबर में पूछा जाता है तो ये पूरा आपको लिखना है 300 वर्डों में।
अब जो बहुउद्देशीय का है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, तो वो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के बारे में वो ध्यान रखेगी। तो क्या क्या करेगी, पहले वो गर्भावस्था में पंजीकरण की संपूर्ण देखभाल करेगी। तो सबसे पहले क्या करेगी कि वो गर्भावस्था का जानकारी प्राप्त लेगी। इसके अलावा गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक उसके संपूर्ण जानकारी और देखभाल करेगी। इसके अलावा घरेलू दौरा करेगी। एल्बुमियम व शर्करा की मात्रा पता करने के लिए वो पेशाब के सैंपल लेगी और उसका जांच किया जाएगा। और असमान गर्भता और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजेगी। इसके अलावा कुल प्रसवों के 50% लगभग अपने क्षेत्र में ही करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि जितने भी प्रसव हैं उनके 50% अपने क्षेत्र में ही निपटाया जा सके। दाइयों द्वारा किए जाने वाले प्रसवों को जो पर्यवेक्षण करना, मतलब दाइयों द्वारा जितने भी प्रसव किए जाते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, देखरेख करना और उनका रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना। असमान प्रसूति में संस्थागत देखभाल हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजना, शिशु के वृद्धि और विकास का मूल्यांकन करना और उपकेंद्रों में MCH एवं परिवार नियोजन सहायता करना। इसके अलावा पोषण, टीकाकरण, संचारीय रोग नियंत्रण, स्वच्छता, बीमारियों के बचाव हेतु शिक्षित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ता या MPW कार्यकर्ता महिला का। इसके अलावा परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देना होगा। तो परिवार नियोजन है तो जो MPW फीमेल है वो परिवार नियोजन होते पात्र दाम्पत्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें पंजीकृत करना। परिवार नियोजन हेतु दाम्पत्यों को प्रेरित करना, गर्भ निरोधक अपनाने, परिवार नियोजन की सलाह देना, परिवार नियोजन स्वीकार करने वालों को अनिवृत्ति सेवा देना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना और महिला डिपो धारकों को प्रशिक्षण देना ताकि वो गर्भ निरोधक और महिला जो परिवार नियोजन है उसको बढ़ावा दे सकें और उन्हें इस प्रति में जागरूकता फैलाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय गर्भपात को बढ़ावा देना तथा उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उन महिलाओं का पता लगाना जो गर्भपात कराना चाहती हैं और चिकित्सीय गर्भपात के लिए सेवाओं की उपलब्धता के बारे में समुदाय को शिक्षित करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है MPW फीमेल की। इसके अलावा पोषण में शिशुओं और छोटे बच्चों को, मतलब पोषण की स्थिति में शिशुओं और छोटे बच्चों को 5 वर्ष में कुपोषण के मामलों का पता लगाना, अनिवार्य उपचार, गंभीर मामलों को स्वास्थ्य केंद्र पर भेजना, ये भी उसका काम होगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाले शिशुओं और छोटे बच्चों तक के निर्देशानुसार लौह तत्व की फॉलिक अम्ल की गोलियां वितरित करना तथा उनके उपयोग और फायदे के बारे में जागरूकता फैलाना। 1 से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन A का घोल देना। इसके अलावा माँ और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की अनिवार्यता और समुदाय को शिक्षित करना, सभी जगह समुदाय को शिक्षित करना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना, ये भी एक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रमुख प्रावधान है, प्रमुख लक्ष्य है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला जो कार्यक्रम है वो है टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं को टिटनस और टॉक्साइड का टीका लगाना। इसके अलावा 0 से 1 वर्ष तक के सभी बच्चों को वही BCG, खसरा, DPT का टीका लगाना और ओरल पोरी वैक्सीन देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दाई प्रशिक्षण, क्षेत्र में दाइयों की सूची बनाना, उन्हें परिवार कल्याण के संवर्धन में शामिल करना और उन्हें स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना। साथ ही दाइयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सहायक महिला की सहायता करना। जब भी प्रशिक्षण होगी तो जो स्वास्थ्य सहायक महिला आएगी उन्हें प्रशिक्षण देने या स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए उन्हें एक तरफ से सहायता करना और जागरूकता फैलाना। तो ये MPW फीमेल जो महिला होगी उसका कार्य होगा। इसके अलावा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सकों की उपलब्धता और यूनेस्को का रोल। तो ये अगले लेक्चर में करेंगे। इसके अलावा फिर 7.1 जो स्वास्थ्य सेवाएं वाला टॉपिक होगा वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अपन फिर कुपोषण पर पढ़ेंगे। तो एक लेक्चर और लगेगा इसका ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए जो कि पूरा कंप्लीट होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें ताकि और लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।